नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं संदीप सर आपका अपने YouTube चैनल एसपी स्टडी में स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जीव विज्ञान के MCQ 50 क्वेश्चंस। जीव विज्ञान के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बहुविकल्पीय प्रश्न जो आपके एग्जाम को देखकर बनाया गया है। विगत कई वर्षों में पूछे गए क्वेश्चनों को देखकर वहाँ से छांटकर यह प्रश्न बनाए गए हैं जो आपके एग्जाम में बहुत ही लाभदायक सिद्ध होंगे। इसको देखकर आप जाइएगा एग्जाम में। आप सबका एग्जाम विज्ञान का जो पेपर है 4 मार्च को है। तो शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, चर्मदाह या पेलेग्रा रोग निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है? ठीक, तो विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B5, विटामिन B12। तो ये विटामिन B5 की कमी से होता है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है, मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या 20, 24, 28, 32। तो कितनी होती है? 20 होती है। कितनी होती है? मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? तो 20 होती है। ऐसे ही पूछा जाए मनुष्य में दांतों की संख्या कितनी होती है? तो 32 दांत होते हैं। कितने होते हैं? 32 दांत होते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक जबड़े में अग्र चरणों की संख्या कितनी होती है? 1 जोड़ी, 2 जोड़ी, 3 जोड़ी, 4 जोड़ी। तो कितनी होती है? 2 जोड़ी होती है। कितनी होती है? 2 जोड़ी होती है। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मनुष्य की लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो कौन सा पाया जाता है? ए और बी दोनों पाए जाते हैं। टॉयलिन और लाइसोजाइम नामक एंजाइम, दोनों एंजाइम पाए जाते हैं। टॉयलिन और लाइसोजाइम नामक एंजाइम, दोनों एंजाइम पाए जाते हैं। आपसे क्वेश्चन यदि पूछा जाए कि मनुष्य में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं? तो 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। कितनी जोड़ी? 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन, ग्रास नली द्वार पर लटकी हुई पत्ती के समान उपस्थित रचना कहलाती है। क्या कहलाती है? यह कहलाती है एपिफेरिक्स, घंटी ढपन, एलियालाइन, स्वेसलमर। घंटी ढपन क्या कहलाता है? घंटी ढपन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, याकृत स्रवित करता है। याकृत क्या स्रवित करता है? लार को स्रवित करता है, या अग्न्याशय रस को स्रवित करता है, जठर रस को स्रवित करता है, पित्त रस को? तो याकृत पित्त रस को स्रवित करता है। डी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7वां, पित्त रस का श्रवण कहाँ होता है? पित्त रस का श्रवण कहाँ होता है? पित्ताशय में, याकृत में, अग्न्याशय में, अमाशय में। तो कहाँ होता है? याकृत में होता है। कहाँ होता है? याकृत में होता है। अगला क्वेश्चन, पित्त का निर्माण कहाँ होता है? तो पित्ताशय में। पित्त का निर्माण कहाँ होता है? पित्ताशय में होता है। पित्त का निर्माण कहाँ होता है? पित्ताशय में होता है। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, ग्लाइकोजेनेसिस क्रिया में बनता है। ग्लाइकोजेनेसिस क्रिया में बनता है, ग्लाइकोजन बनता है। क्या बनता है? ग्लाइकोजन बनता है। क्वेश्चन नंबर 10, एक अणु ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितने अणु प्राप्त होते हैं? एक अणु ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितने अणु प्राप्त होते हैं? तो 38 अणु प्राप्त होते हैं। कितने? 38 एटीपी ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11, कोशिकीय प्रक्रमों में ऊर्जा मुद्रा है। कोशिकीय प्रक्रमों में ऊर्जा मुद्रा है, या कह सकते हैं ऊर्जा का सिक्का किसे कहा जाता है? तो एटीपी को ऊर्जा का सिक्का कहा जाता है। एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका पूरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसनीय पदार्थ
कार्बनिक पदार्थ हैं जो श्वसन के दौरान ऊर्जा मुक्त करने के लिए होते हैं। ऑक्सीजन, ऑक्सीकृत, अपघटित, संश्लेषित, ए और बी दोनों। तो क्या रहेगा? ऑक्सीकृत। क्या रहेगा? ऑक्सीकृत हमारा ऑप्शन हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में गैसों का आदान प्रदान में होता है, किसके द्वारा होता है मनुष्य में गैसों का आदान प्रदान? तो कूपिका के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? कूपिका के द्वारा होता है। मनुष्य के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? मनुष्य के हृदय में कोष्ठों की संख्या या बेसमों की संख्या कितनी होती है? तो 4 बेसम होते हैं। और त्रिवेशमी हृदय किसमें पाए जाते हैं? त्रिवेशमी हृदय मेढक में पाए जाते हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 15, शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है। कौन ले जाती है? महाधमनी ले जाती है। कौन ले जाती है? महाधमनी ले जाती है शुद्ध रुधिर को। अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में कि फुफ्फुस सिरा में कौन सा रुधिर होता है, तो आप इसमें बताएंगे शुद्ध रुधिर होता है फुफ्फुस सिरा में। और फुफ्फुस धमनी में कौन सा रुधिर होता है? अशुद्ध रुधिर होता है। ये अपवाद हैं 2 सिर्फ। हमें जबकि पता है कि धमनियों में शुद्ध रुधिर होता है और जबकि सिरा में अशुद्ध रुधिर होता है, लेकिन यहाँ फुफ्फुस सिरा में शुद्ध रुधिर होता है और फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रुधिर होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फेफड़ों में शुद्ध रुधिर आता है बाएं निलय में। कहाँ आता है? बाएं निलय में आता है। पादपों में जाइलम का कार्य होता है। पादपों में जाइलम का क्या कार्य है? तो पादपों में जो जाइलम का कार्य है, उत्सर्जी वर्ज्य पदार्थों का संवहन करना, जल का संवहन करना, भोजन का संवहन, अमीनो अम्ल का संवहन। तो पादपों में जो जाइलम का कार्य है वो है जल का संवहन करना। अगला क्वेश्चन, फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है सुक्रोज के रूप में। किसके रूप में होता है? किस रूप में होता है? सुक्रोज के रूप में होता है। किस रूप में होता है? सुक्रोज के रूप में। क्वेश्चन पूछा जाए कि पौधों में खनिज लवण का अवशोषण कौन करता है? तो फ्लोएम करता है। पौधों में खनिज लवण का अवशोषण कौन करता है? तो फ्लोएम करता है। गर्मियों के दिनों में किस कारण दोपहर में पादप मुरझा जाते हैं? वाष्पोत्सर्जन की अधिकता के कारण पौधे मुरझा जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में मुख्य उत्सर्जी अंग क्या है? मनुष्य में मुख्य उत्सर्जी अंग क्या है? तो वृक्क है। वृक्क क्या है? उत्सर्जी अंग है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। किससे संबंधित है? उत्सर्जन से संबंधित है। किससे संबंधित है? उत्सर्जन से संबंधित है। मूत्र निर्माण होता है, क्वेश्चन नंबर 22, मूत्र निर्माण होता है वृक्क में। कहाँ होता है? वृक्क में। अगला क्वेश्चन है, सहायक उत्सर्जी अंग है। सहायक उत्सर्जी अंग है अलैंगिक। सहायक उत्सर्जी अंग है, सॉरी उसका ऑप्शन ही लिखा गया है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। अलैंगिक जनन मुकुलन किसके द्वारा होता है? इष्ट में होता है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा इष्ट में होता है। परागकोश में होते हैं परागकण होते हैं। क्या होते हैं? परागकण होते हैं। परागकोश में क्या होते हैं? परागकण होते हैं। एक पुष्प के स्त्री केसर के मध्य भाग को कहते हैं वर्तिका कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्तिका कहते हैं।
अगला क्वेश्चन, निषेचन के दौरान परागकण से निकलने वाली पराग नलिका सामान्यतः किसके द्वारा बीजांड में प्रवेश करती है? बीजांड द्वार द्वारा। किसके द्वारा? बीजांड द्वार द्वारा। प्यारे बच्चों, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम में, जो आपके एग्जाम में कई बार आ गए हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को पूछा गया, इसमें लिया गया है। अगला क्वेश्चन, परागकणों का परागकोश से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण कहलाता है। परागकण कहलाता है। क्या कहलाता है? परागकण कहलाता है। निषेचन पाया जाता है, द्विनिषेचन पाया जाता है सभी जीवों में, सभी पादपों में, आवृतबीजी पादपों में, केवल जलीय पादपों में, केवल जलीय पादपों में, तो आवृतबीजी पादपों में पाया जाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, पुष्पीय पादपों में निषेचन होता है। पुष्पीय पादपों में निषेचन होता है भ्रूणकोश में। किसमें होता है? भ्रूणकोश में होता है। नर जननांग से संबंधित ग्रंथि है। नर जननांग से संबंधित ग्रंथि है तो प्रोटेस्ट ग्रंथि है। नर जननांग से संबंधित ग्रंथि प्रोटेस्ट ग्रंथि है। मानव में भ्रूण को पोषण मिलता है। मानव में भ्रूण को पोषण मिलता है प्लेसेंटा से मिलता है। कहां से मिलता है? प्लेसेंटा से मिलता है। निम्न में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है शुक्र वाहिका। ऑप्शन नंबर सी। निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है? क्वेश्चन नंबर अगला है, निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है? कौन सा भाग बदल जाता है? तो अंडाशय बदल जाता है, वो फल में बदल जाता है। अगला क्वेश्चन, द्विनिषेचन क्रिया में त्रिक संलयन के पश्चात बनने वाले ऊतक का नाम है भ्रूणपोष। क्या है? भ्रूणपोष। एक संकर क्रॉस का जीन प्रारूप अनुपात होता है 1:2:1। 1:2:1 होता है। एक संकर उद्यान मटर में अप्रभावी लक्षण है झुर्रीदार बीज। अप्रभावी लक्षण क्या है? झुर्रीदार बीज हैं। ये अप्रभावी लक्षण है, झुर्रीदार बीज। क्वेश्चन नंबर 38, मटर के लंबे पादपों का क्रॉस बौने पादपों से कराने पर प्रथम पीढ़ी में लंबे मटर के पादप प्राप्त होते हैं। द्वितीय पीढ़ी में प्राप्त पादप कौन से पादप होंगे? तो लंबे तथा बौने दोनों होंगे, लंबे तथा बौने। मेंडल ने अपना प्रयोग निम्न में से किस पौधे पर किया? तो मटर के पौधे पर किया। मेंडल को आनुवांशिकता का पिता कहा जाता है। मेंडल को आनुवांशिकता का पिता कहा जाता है। ठीक। निम्न में से कौन सा जीन प्रारूप शुद्ध गोल बीजों को प्रकट करता है? कौन सा जीन प्रारूप शुद्ध गोल बीजों को प्रकट करता है? तो कैपिटल आर। कैपिटल आर। क्वेश्चन नंबर 41, पुरुष में लिंग गुणसूत्र होता है XY। कितना होता है? XY। पुरुष में लिंग गुणसूत्र। अगर आपसे पूछा जाए कि लिंग गुणसूत्र कितने होते हैं, तो लिंग गुणसूत्र 2 होते हैं। लिंग गुणसूत्र कितने होते हैं? 2 होते हैं। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 46 गुणसूत्र होते हैं। कितने गुणसूत्र होते हैं? मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। मानव में पूछा जाए
तो 44 गुणसूत्र होते हैं। 2 लिंग गुणसूत्र होते हैं, कुल 46 गुणसूत्र होते हैं। 2 लिंग गुणसूत्र होते हैं, यक्स और वाई, ये 2 लिंग गुणसूत्र हैं। ठीक। डीएनए पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है, डीएनए केंद्रक में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में पाया जाता है। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीएनए। डीएनए किसका बना होता है? तो डीएनए हिस्टोन नामक प्रोटीन का बना होता है, हिस्टोन नामक प्रोटीन का बना होता है। सिर्फ इतना ही बता दीजिए, डीएनए किसका बना होता है? तो प्रोटीन का बना होता है, लेकिन किसका, कौन सा प्रोटीन है? तो हिस्टोन नामक प्रोटीन का डीएनए बना होता है। कोशिका में जो केंद्रक होता है, कोशिका में केंद्रक, कोशिका को नियंत्रित जो करता है, केंद्रिका करती है, केंद्रक करता है। इसकी खोज किसने की है? ये आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। समजात अंगों का उदाहरण है, समजात, मनुष्य के हाथ तथा कुत्ते के गर्भपात, मनुष्य के दांत तथा हाथी के दांत, आलू एवं घास के उपरित भूस्तरीय, उपरोक्त सभी। तो ये क्या है? सभी हैं। क्या है? सभी हैं। विकसित दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? चीन के विद्यार्थी। किससे है? चीन के विद्यार्थी। विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? तो सॉरी, इसका आंसर चिंपैंजी होगा। क्या होगा? चिंपैंजी होगा। विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? तो चिंपैंजी से। जातियों की उपस्थित पुस्तक के लेखक हैं, स्पीसीज के लेखक हैं, स्पीसीज डार्विन है। कौन है? डार्विन है। सॉरी, यहां देखते हैं, विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? तो चीन के विद्यार्थियों से अधिक समानता हमारी है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, जातियों की उत्पत्ति पुस्तक के लेखक हैं, कौन है? डार्विन है। ठीक। जैव विकास का सिद्धांत प्रतिपादन करने वाले वैज्ञानिक का नाम है चार्ल्स डार्विन। कौन है? चार्ल्स डार्विन है। ठीक। जगदीश चंद्र बोस, पौधों की संवेदनशीलता की खोज किसने की है? जगदीश चंद्र बसु ने पौधों की संवेदनशीलता की। अगला क्वेश्चन है, डार्विन के अनुसार नई प्रजातियों की उत्पत्ति होती है प्राकृतिक वर्ण से, प्राकृतिक वातावरण से। ठीक। प्रजातियों की उत्पत्ति होती है। विकास के दृष्टिकोण से मानव से सबसे निकटवर्ती है चिंपैंजी। नजदीक, निकटवर्ती मतलब होता है नजदीक, उससे नजदीक कौन है? चिंपैंजी है। केवल प्रोटीन के बने होते हैं प्रोयोन्स, प्रोयोन्स क्या होते हैं? केवल प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? प्रोयोन्स केवल प्रोटीन के बने होते हैं। आपसे यहाँ क्वेश्चन बताए गए थे, जगदीश चंद्र बसु ने पौधों की संवेदनशीलता, ये संवेदनशीलता है जो पौधे शोषण करते हैं। क्या करते हैं? शोषण करते हैं रंध्रों के माध्यम से। किसके माध्यम से? रंध्रों के माध्यम से शोषण करते हैं पौधे। ठीक। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्यारे बच्चों, एग्जाम से पहले एक बार इस वीडियो को जरूर देखकर जाएंगे, आपके एग्जाम में बहुत ही लाभदायक होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।